आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में पाठ योजनाएं, इकाई योजना एवं संसाधन इकाइयां। ये पाठ यूनिट 2 का पाठ है आपके। इसमें जो है हम जो टॉपिक है आज का वो है संसाधन इकाई। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन इकाई का अर्थ क्या होता है। और इसका अर्थ होता है किसी भी विषय के पाठ्यक्रम को अधिक उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी एवं प्रभावी बनाने के लिए मुख्यतः 3 क्षेत्रों को विकसित किया जाता है। जब भी किसी भी पाठ्यक्रम को हम उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं, उपयोगी बनाना चाहते हैं और प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो उस समय हमको मुख्यतः 3 क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास की जरूरत होती है। उनमें से पहला है संसाधन इकाई, दूसरा है इकाई योजना और तीसरा है पाठ योजना। इन तीनों के बिना आप अपने जो पाठ्यक्रम को है वो अधिक प्रभावशाली नहीं बना सकते हैं। इसलिए इन तीनों को विकसित करना बहुत जरूरी होता है। आज हम बात कर रहे हैं संसाधन इकाई की। तो संसाधन इकाई के अंतर्गत उद्देश्यों, अधिगम क्रियाओं, मूल्यांकन तकनीकी एवं संदर्भ ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। इन्हीं के माध्यम से शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली रूप से कार्य शिक्षण में प्रयोग करता है, जिससे विद्यार्थियों के अधिगम को अधिक स्थायी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। ये जो संसाधन इकाई होती है वो अधिगम क्रियाओं को, मूल्यांकन तकनीकों को, इन सब चीजों को उसमें शामिल किया जाता है, जिससे हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत प्रभावशाली बन सके और जिससे विद्यार्थी की जो अधिगम प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया है वो अधिक स्थायी हो सके और उद्देश्यपूर्ण बन सके। हम कुछ भी पढ़ाते हैं, अगर कक्षा में अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उससे बालक कुछ नहीं सीख रहा है, तो वो निरर्थक है। इसलिए ये जो इकाइयां हैं, जैसे पाठ योजना हो गई, इकाई योजना हो गई, संसाधन इकाई हो गई, तो ये जो संसाधन इकाई है इसका मुख्य रोल यही होता है कि बालक का जो वो सीख रहा है, जो हम अधिगम के लिए जो यूज कर रहे हैं, बालक को सिखाने के लिए जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, संसाधन जो भी यूज कर रहे हैं, वो उद्देश्यपूर्ण हो और वो स्थायी हो। जो वही बालक सीख रहा है वो उसके लिए स्थायी हो, वो हमेशा उसको याद रखे। तो ये संसाधन इकाई का मेन अर्थ ये होता है। अब इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया जाना एवं स्थायी रूप से व्यवहार में सम्मिलित किया जाना। इसका पहला उद्देश्य तो ये होता है संसाधन इकाई का कि बालक जो है शिक्षण का जो विशिष्ट उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सके और स्थायी रूप से उसके व्यवहार में वो आ जाए, उसके बिहेव में बालक के आ जाए। आप सभी जानते हैं जब हम बालक को कुछ भी सिखाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो अपने व्यवहार में उसको सम्मिलित करे, ताकि वो समाज में एक अच्छा योग्य व्यक्ति बन सके। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो शिक्षण के उद्देश्य को बालक प्राप्त कर सके, इसलिए संसाधन इकाइयों का यूज किया जाता है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाना, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है। इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जिससे हम बालक के पूर्व ज्ञान को पता कर पाते हैं, उसके पूर्व ज्ञान के स्तर का पता लगा पाते हैं कि बालक को कितना ज्ञान है, उसका परीक्षण किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम संसाधन इकाइयों का उपयोग करते हैं और बालक को में आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। तो जो इसका उद्देश्य होता है, मैं बता रही थी कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाना, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है। हम जब बालक को संसाधन इकाई जो होती है हमारी, उसके थ्रू ये देख पाते हैं कि उसके उसके पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है, वो कितना जानता है बालक। तीसरा है मूल्यांकन के माध्यम से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की वास्तविक स्थिति को जान पाना। हम उसका फिर मूल्यांकन करते हैं बालक का और उसमें निर्धारित जो इसके उद्देश्य होते हैं उसकी वास्तविक स्थिति को हम जान पाते हैं। तो इस तरह से जो ये होता है संसाधन इकाई, ये इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। हम बालक के पूर्व ज्ञान को देख पाते हैं कि उसका कितना, उसको बालक को कितना पूर्व ज्ञान है, बालक का जो ज्ञान है वो कितना स्थायी है, उसके व्यवहार में है कि नहीं है, और मूल्यांकन करते हैं हम और उद्देश्य की प्राप्ति कर पाते हैं इसके माध्यम से। उसके बाद है हिंदी भाषा में संसाधन योजना के उद्देश्य। अब हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य, पहले शैक्षिक उद्देश्य।
शैक्षिक उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? शारीरिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए, इसमें मानसिक विकास होना चाहिए, व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, उसमें बालक का सांस्कृतिक विकास भी होना जरूरी है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। मतलब शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें हम बालक का देखते हैं कि ये सब विकास हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम उसको विकसित करने की कोशिश करते हैं। और व्यावसायिक विकास के साथ साथ लोकतांत्रिक, नागरिकता और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो जो जरूरी होता है, ये सब शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो हिंदी भाषा में संसाधन योजना जो बनाई जाती है उसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य आता है, जिसमें कि बालक का शारीरिक विकास देखा जाएगा, मानसिक विकास देखा जाएगा। अगर शारीरिक विकास नहीं है पूर्ण रूप से, तो शारीरिक इन द सेंस की बालक अपनी उम्र के अनुसार उसका जो जैसा विकास है वैसा उसका माइंड डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम देखते हैं। सेकंड है मानसिक विकास। कभी कभी बालक आप देखते हो बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, परंतु उनका मानसिक विकास उतना ज्यादा नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हिंदी भाषा में योजना बनाते हैं, संसाधन योजना बनाते हैं और बालक को उसके थ्रू पढ़ाते हैं, ताकि बालक का जिस जिस उम्र का बालक है उस उम्र के अनुसार उसका मानसिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत विकास, सांस्कृतिक विकास। बालक को आपने देखा होगा कभी कभी बालक कम उम्र में ही बड़े बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। उनका जो बिहेव होता है वो समझ उनकी ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें जो हैं इसमें संसाधन योजना हम बनाते हैं और उससे बालक को हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ताकि बालक का जो है उम्र के अनुसार वो पूर्ण रूप से उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सांस्कृतिक विकास, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, ये सारी चीजें पूर्ण हो सके। फिर है ग्रहणात्मक उद्देश्य। अब ग्रहणात्मक उद्देश्य में क्या आता है? इस उद्देश्य में भाषा के तत्व ग्रहणात्मक उद्देश्य में आता है, जैसे भाषा के तत्व हो गए वर्ण, लिपि, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य रचना, ये सब चीजें जो आती हैं वो ग्रहणात्मक उद्देश्य में आती हैं। उसको हम देखते हैं कि इसको ज्ञान सुनकर अर्थ ग्रहण करना एवं विविध विषयों, जैसे विविध विषय क्या हुए, जैसे प्राकृतिक सत्य, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, धार्मिक विश्वास, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब जो ज्ञान है ये ग्रहणात्मक उद्देश्य में आता है। जब हम बालक को कुछ भी चीज बताते हैं इससे संबंधित, जैसे वर्ण से संबंधित बताते हैं, लिपि से संबंधित बताते हैं, शब्द से संबंधित बताते हैं, उपसर्ग से संबंधित बताते हैं, कुछ जो घटनाएं हैं जो जिसका अर्थ बालक ग्रहण कर सकता है, जैसे प्राकृतिक सत्य, जो प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित कोई सत्य, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, धार्मिक विश्वास, ये सब चीजें जो हम बताते हैं ये सब ग्रहणात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर है अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य। अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य में क्या आता है? इन उद्देश्यों के अंतर्गत भाषा तत्वों का ज्ञान के साथ साथ शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वाक्य रचना, सुंदर एवं शुद्ध लेख एवं अपने भाव एवं विचारों को मौखिक एवं लिखित दोनों रूप में प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना, ये अभिव्यंजनात्मक में आता है, जिसमें आप बालक को इसका ज्ञान प्रदान करेंगे कि वो शुद्ध उच्चारण कर सके, शुद्ध वाक्य रचना कर सके, सुंदर लेख लिख सके, सुंदर भाव विचारों को मौखिक और लिखित दोनों रूप से प्रदर्शित कर सके, इस योग्य बनाना, ये अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य में आता है। ये मतलब संसाधन योजना जो बनाई जाती है उसमें ये उद्देश्य होते हैं कि बालक को हमको किन किन चीजों में निपुण बनाना है। फिर है सराहनात्मक उद्देश्य। सराहनात्मक उद्देश्य में क्या आता है? इस वर्ग में भाषा के तत्वों का ज्ञान, साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान, अभिव्यक्तियों की विभिन्न शैलियों का ज्ञान, साहित्य अध्ययन में रुचि, सौंदर्य अनुभूति विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन क्रियाएं, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। हम बालक को इन चीजों का ज्ञान कराते हैं ताकि वो जो विभिन्न शैलियों का ज्ञान हो सके, उसे साहित्य अध्ययन में रुचि आ सके, सौंदर्य की अनुभूति कर सके, ये सब उसको सराहना करना आना चाहिए। जो चीजें सुंदर चीजें वो देखे प्रकृति में, उसके अकॉर्डिंग वो रचनाएं कर सके। तो ये सब उद्देश्य जो है इस संसाधन योजना के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत, इस उद्देश्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। फिर है
सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य में क्या होता है, इन उद्देश्यों के अंतर्गत भाषा तत्वों एवं विषय सामग्री के ज्ञान सुनकर अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और मौखिक एवं लिखित दोनों रूप में भाव तथा विचार अभिव्यक्त करने के साथ साथ संवेदनशीलता, अवलोकन, विचार, चिंतन, मनन, तर्क, कल्पना, निर्णय और मौलिक अभिव्यक्ति आती है। सृजनात्मकता में ये सब आता है कि बालक जो आपका विषय सामग्री है उससे सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करे, उसके साथ साथ सब उसमें संवेदनशीलता आए, अवलोकन करने की शक्ति आए, विचार आए, चिंतन मनन कर सके, तर्क कर सके, कल्पना कर सके, निर्णय ले सके। ये सब अभिव्यक्तियां जो हैं वो सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आती है हिंदी भाषा में। जिससे जैसे कि एक उदाहरण है, जैसे अंताक्षरी खेलना, कवि दरबार, कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन, ये सब जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि जब तुरंत विषय दिया जाता है बालक को, बालक नहीं मतलब किसी भी व्यक्ति को, तो वो तुरंत उसका नए नई चीजों का नई जैसे अंताक्षरी हुई तो उसमें गान का निर्माण कर ले तुरंत, कोई गोष्ठी हुई तो उसमें नए विचार आ जाएं उसके दिमाग में, या कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें तुरंत अपने विचार वो प्रस्तुत कर सके, सृजन कर सके, प्रस्तुत कर सके, बना सके। तो ये जो उद्देश्य पूर्ण होता है संसाधन योजना के अंतर्गत। उसके बाद है संसाधन इकाई में प्रयुक्त शिक्षण सामग्री। अब इस संसाधन इकाई में कौन सी शिक्षण सामग्री प्रयुक्त की जाती है जिससे बालक को हम जो है इस योग्य बना सकते हैं। जो मैंने अभी सारी चीजें बताई, इस योग्य बनाने के लिए कुछ शिक्षण सामग्रियों का यूज किया जाएगा, तभी तो बालक जो है उसमें दक्ष हो पाएगा। तो इसमें जो होता है सबसे पहले है मुद्रित माध्यम या मुद्रित इकाई कहते हैं जिसको, मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री में क्या आता है, तो मुद्रित इकाई, मुद्रित माध्यम में क्या आता है सामग्रियों में, जिसको प्रिंटेड मटेरियल कह सकते हैं हम। जैसे समाचार पत्र हो गया, शोध हो गया, जनरल हो गया, शब्दकोश हो गया, एटलस, इंसाइक्लोपीडिया, ये सभी चीजें मुद्रित माध्यम है संसाधन इकाई में जो यूज किए जाते हैं कक्षाओं में। ये बड़ी कक्षाओं में अक्सर यूज किए जाते हैं। इसके माध्यम से बालक जो है उनका जो लर्निंग प्रोसेस है, जो अधिगम है, वो स्थायी बनता है, उसमें बहुत सारी नई नई जानकारियां उसे प्राप्त होती है। और इसके अंतर्गत जो है जैसे समाचार पत्र हो गए, समाचार पत्र संप्रेषण का एक शक्तिशाली साधन होता है, ये आप सबको पता है। अधिकतर शिक्षित व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो भी शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो समाचार पत्र पढ़ते हैं और उसके माध्यम से उनको जो है नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। रेडियो अथवा टेलीविजन पर समाचार पत्र सुनने के पश्चात भी समाचार पत्र पढ़ना बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। आप कितना भी रेडियो सुन लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, फिर भी आपको समाचार पत्र पढ़ना पसंद आता है। तो ये एक माध्यम है, इसको संसाधन इकाई में के अंतर्गत रखा गया है। ये मुद्रित माध्यम है, मुद्रित सामग्री कह सकते हैं इसको, प्रिंटेड मटेरियल, जो कि संसाधन इकाई में प्रयुक्त शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है। फिर है शोध पत्रिकाएं। शोध और जर्नल्स जो होते हैं ये इंस्टीट्यूट में आपको एसोसिएशन में प्रकाशित शोध पत्रिकाएं जो होती हैं वो आपके लिए बहुत ही नई नई शैक्षिक जानकारियों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। आपकी लाइब्रेरी में भी, आपने कॉलेज में देखा होगा कि लाइब्रेरी में बहुत सारे जर्नल्स, शोध पत्र, पत्रिकाएं जिसमें नए नए शोध होते हैं, लोग पीएचडी करते हैं, अपने शोध पत्र छपवाते हैं और उसके माध्यम से आप नए शोध के लिए प्रेरित हो पाते हैं। तो ये जो है, ये सारी जो है मुद्रित इकाइयां हैं जो कि शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग की जाती हैं। शब्दकोश हो गया, डिक्शनरी हो गई, जिसमें आपको अगर कोई भी चीजें जो हैं नहीं पता चल पाती हैं तो आप उससे पता कर सकते हैं, उस शब्द का अर्थ पता कर पाते हैं। फिर एटलस हो गया, इंसाइक्लोपीडिया हो गई, ये सब जो है लिखित सामग्रियां हैं जो कि हमें शिक्षा को, हमारे अधिगम को विकसित करने में सहायक होती है। फिर है अमुद्रित माध्यम। दो माध्यम थे, एक मुद्रित और दूसरा अमुद्रित। एक प्रिंटेड मटेरियल जिसको कहेंगे और दूसरा है अनप्रिंटेड मटेरियल, अमुद्रित माध्यम। इसमें क्या आता है, शब्द माध्यम जैसे रेडियो व टेप रिकॉर्डर। ये आप जानते हैं कि आप जब रेडियो सुनते हैं, कोई इम्पोर्टेंट जानकारी सुनते हैं
तो आपको उसके माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है। टेप रिकॉर्ड के माध्यम से भी आप बहुत सारी चीजें सुनते हैं। अभी तो रेडियो वगैरह लोग सुनना बंद कर दिए हैं, परंतु पहले जो शिक्षा का एक माध्यम ये भी माना गया था, रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी। जैसे इसमें जो रेडियो विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा सृजित ये सिग्नल के द्वारा जो है, आजकल आप लोग के मोबाइल में भी रेडियो ऑन हो जाता है, जो कि सिग्नल के द्वारा आप उसमें कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने विषय संबंधी जानकारी सुन सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है संप्रेषण का, जिसके द्वारा हमारा जो शिक्षण जो अधिगम है वो डेवलप होता है, जिसको विकसित किया जा सकता है। और दृश्य माध्यम में क्या आते हैं, जैसे चार्ट, नक्शे, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, ये सब चीजें जो हैं आपके आते हैं दृश्य माध्यम, दृश्य साधन जिसको कह सकते हैं। और इसके माध्यम से आप बालकों को अपने विषय से संबंधित चीजें पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं बहुत सरल तरीके से। ये सब अनप्रिंटेड माध्यम है, परंतु हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। जब कोई विषय हम पढ़ाते हैं कक्षा में और उनको अच्छे से समझाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो इन चीजों का हम उपयोग करके बालक को बहुत अच्छे से विषय वस्तु के बारे में समझा पाते हैं। फिर है श्रव्य दृश्य माध्यम। कुछ माध्यम ऐसे हैं जो श्रव्य भी होते हैं और दृश्य माध्यम भी होते हैं, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क एवं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ये सब माध्यम जो हैं शिक्षा को डेवलप करने, शिक्षण सामग्री को और इफेक्टिव बनाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों का उपयोग करके, ग्राफ का उपयोग करके, शब्द दृश्य माध्यम में टेलीविजन का उपयोग करके, कंप्यूटर, वीडियो का आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें देख पाते हैं, तो ये इसी माध्यम के अंतर्गत आते हैं। फिर है संसाधन इकाई के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां। अब इसके अंतर्गत कौन सी विधियां, जो संसाधन इकाई है उसके अंतर्गत कौन सी विधियां उपयोग में आती है? पहली है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है? व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो शिक्षक होता है वो अपनी विषय वस्तु को व्याख्यान द्वारा क्या बालकों में रुचि उत्पन्न करता, व्याख्यान देता है, अपने विषय वस्तु से संबंधित समझाता है। इस विधि के अंतर्गत मौखिक उद्बोधन ज्यादा होता है और कक्षा में जो है बालक को उसके रुचि के अकॉर्डिंग शिक्षक जो है अपनी विषय वस्तु को समझाने का प्रयत्न करता है और बालक उसमें रुचि भी लेता है। और उसमें बालक के आलोचनात्मक चिंतन का विकास भी होता है। जब व्याख्यान विधि में क्या होता है, बालक के आलोचनात्मक चिंतन का विकास भी होता है। फिर सेकंड है प्रदर्शन विधि। ये विधि जो होती है इसमें आप अभी मैंने जो बताया कि दृश्य श्रव्य सामग्री में जो दृश्य सामग्री होती है, जैसे चार्ट और आपका मॉडल हो गए, ये सब जो है प्रदर्शन विधि में आते हैं। इसमें अधिगम प्रक्रिया में यदि केवल मात्र अमूर्त विषय वस्तु के विषय में ज्ञान दिया जाए तो यह मस्तिष्क में स्थायी नहीं रह पाता। अगर हम सिर्फ पढ़ाते जाते हैं तो मस्तिष्क में स्थायी नहीं रह पाता है। इसके लिए ये जो प्रदर्शन विधि है ये उपयोग की जाती है ताकि बालक का ज्ञान जो है वो स्थायी हो सके। फिर है योजना विधि। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी संबंधित सहयोग एवं क्रियाविधि द्वारा सीखते हैं। इस विधि में तथ्यों का संकलन एवं केंद्रीय लक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए इसमें क्या किया जाता है, एक योजना बनाई जाती है। योजना के अंतर्गत बालक को पढ़ाया जाता है ताकि बालक जो है वो एक क्रमबद्ध ढंग से, एक सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ सके। तो इसके अंतर्गत योजना विधि के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। फिर अधिन्यास विधि है। अधिन्यास विधि में क्या होता है कि भाषा शिक्षण में आदर्श विधि वही है जिसमें सैद्धांतिक कार्य तथा अभ्यास कार्य साथ साथ चले। इसमें सैद्धांतिक कार्य और अभ्यास कार्य जो है वो साथ साथ चलते हैं, इसको अधिन्यास विधि कहते हैं। इसमें आप जो पढ़ा रहे होते हैं उसके साथ साथ जो है अभ्यास कार्य भी बहुत जरूरी होता है। अगर बालक साथ साथ अभ्यास करता है तो उसको हमेशा वो चीजें याद रहती हैं। फिर है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या होता है, समस्या समाधान विधि का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ।
इसमें क्या होता है, विद्यार्थी के समक्ष स्पष्ट शब्दों में रखी जानी, इस विधि को जो है बालक को ऐसी समस्या के रूप में जो भी आप पढ़ा रहे हैं, एक समस्यात्मक प्रश्न के रूप में बालक के सामने जब आता है तो बालक उसको खोजने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो इस तरह की विधि से क्या होता है, बालक नई नई चीजों से जुड़ता है और अपने जो भी अधिगम को है वो और ज्यादा विकसित करता है। जब हम बालक को कोई, जैसे अभी हम लोगों ने आप लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए जो टॉपिक देते हैं हम, तो आप उसको ढूंढने के लिए, ये आपके लिए समस्या समाधान विधि इसी के अंतर्गत आती है, जिसमें आप खुद उसमें जुड़ते हैं और आप ढूंढ करके लाते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं। अभी जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा था तो आपने बार बार तो भी आप इसको ढूंढ सकते थे। ये आपके लिए समस्या समाधान विधि के अंतर्गत ये आता है, जिसमें बालक खुद उससे जुड़ता है और अपनी समस्या का समाधान करता है, और शिक्षक जो है उसको उस तरह के विषय देता है ताकि उसको वो खोजने के लिए जो है वो प्रेरित हो, बालक जो है उस समस्या को खोजने के लिए प्रेरित हो, और विषय वस्तु जो उसको विषय दिया जाए, टॉपिक दिया जाए, उसको खोजने के लिए वो उसमें जुड़े। तो इसको कहते हैं समस्या समाधान विधि। फिर है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि में क्या होता है, इस नीति में कोई एक विषय ले लिया जाता है और शिक्षक उस विषय पर वार्तालाप करता है। वो कोई भी एक ऐसा टॉपिक ले लेता है जिसमें बालक जो है डिस्कस कर सके, और उससे क्या होता है, जैसे वाद विवाद के लिए प्रेरित करना, ये सब चीजें जो आती हैं वार्तालाप विधि में आती हैं, जिससे क्या होता है विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें एक साथ एकत्रित हो जाती है, और आपको उससे आपका जो ज्ञान है वो स्थायी भी रहता है। आप जब सुनते हैं बार बार उस विषय के से संबंधित बातों को, तो आपका आपका ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाता है। तो ये होती है वार्तालाप विधि। संसाधन इकाई में सम्मिलित मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब इसमें संसाधन इकाई में कौन सी मूल्यांकन प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं वो देखेंगे। पहला है मौखिक परीक्षण और दूसरा है लिखित परीक्षण, और लिखित परीक्षण के अंतर्गत आता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, लघु उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक परीक्षण। ये जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है संसाधन इकाई में। मौखिक परीक्षण में, भाषा शिक्षण में मौखिक परीक्षण एक पूरक परीक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है इसके माध्यम से भाषा के आधारभूत सिद्धांतों से विद्यार्थियों की सूझ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जब मौखिक परीक्षण लिया जाता है तो बालक की जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, उसको बालक को कितनी समझ है इसका मूल्यांकन किया जाता है। और लिखित परीक्षण में हम क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे करके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देते हैं, निबंधात्मक परीक्षण करते हैं। इस प्रकार से जो है संसाधन इकाइयों में ये मूल्यांकन प्रक्रिया सम्मिलित की जाती है। अब संसाधन इकाई के प्रयोग। संसाधन इकाई के जो प्रयोग हैं वो कैसे होते हैं। संसाधन इकाई के द्वारा संपूर्ण पाठ्य सामग्री से संबंधित समस्त क्रियाओं का पूर्व में ही चयन कर लिए जाने के कारण सत्र में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट अथवा कठिनाई नहीं आती है। ये जो होता है इसके प्रयोग से पहले ही पाठ्य सामग्री को संबंधित जो भी क्रियाएं करानी है सब पहले से प्लानिंग कर ली जाती है, ताकि उस सत्र में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए कि हमको बालक को क्या दृश्य सामग्री दिखानी है, क्या मुद्रित सामग्री क्या दिखानी है, अमुद्रित सामग्री क्या यूज करवाना है, ये सब पहले से प्लानिंग कर ली जाती है ताकि सत्र में कोई रुकावट ना आए बालक को पढ़ाते समय। फिर है संसाधन इकाई में शिक्षण सहायक सामग्री तथा अन्य सामग्री को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री जो मैंने अभी बताई, उसके साथ साथ अन्य सामग्री जो कि बालक को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण हो, उसको भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। संसाधन इकाई के द्वारा शिक्षण क्रमबद्ध रूप से यंत्रवत चलता है। इससे क्या होता है, शिक्षण जो है जब सब कुछ प्लानिंग पहले से रहती है, सहायक सामग्री पता रहता है, हमको मूल्यांकन कैसे करना, सब कुछ पहले से जब हम योजना बना लेते हैं तो ये सब बहुत अच्छे स्मूथली तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके कुछ लाभ हैं। संसाधन इकाई में शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित समस्त क्षेत्र को अध्ययन हेतु निर्धारित एवं चयनित किया जाता है। संसाधन इकाई के द्वारा विषय वस्तु का संगठन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। संसाधन इकाई के द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाता है। संसाधन इकाई के द्वारा शिक्षण की रूपरेखा प्रभावशाली ढंग से तैयार की जा सकती है। संसाधन इकाई में
शिक्षण की विषय सामग्री, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं शिक्षक द्वारा पहले से ही निश्चित कर ली जाती हैं। ये सब लाभ होते हैं संसाधन इकाई में। जो शिक्षण एवं अधिगम संबंधी जो क्षेत्र होते हैं वो पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं। क्रमबद्ध रूप से इसका संगठन कर लिया जाता है विषय वस्तु का, ताकि कोई परेशानी ना हो। क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसकी रूपरेखा प्रभावशाली ढंग से तैयार की जाती है, ताकि बालक को जो भी आप सिखा रहे हैं वो अच्छे प्रभावशाली ढंग से सीख सके। संसाधन इकाई में शिक्षण की विषय सामग्री, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, ये सब जो है पहले से निश्चित कर ली जाती है। तो ये जो है ये पूर्ण रूप से जो है संसाधन इकाई की योजना थी। उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, किन पाठ्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, किन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया।